औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैनकाइंड को हम दूसरा नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का नाम भी देते हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील with the study and use of living organism for the service of mankind। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इसके यानी कि स्टेप दिए गए, जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, इसके बाद है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी, इसमें इसके बाद है क्लोनिंग टिश्यू। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बैक्टीरिया एज अ पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो हमने बारी बारी इसको ना डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग के हवाले से पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या किरदार है। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो पीक पर है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन यानी कि हमारी इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी तो उसमें यानी कि जितने लोग होंगे खुराक भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ फिर फूड भी जरूरी होगी। फूड भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो साइंसदानों ने क्या किया है, बजाय इसके कि ऑर्गेनिक कोई तरीका इख्तियार करते, अगर हम ऑर्गेनिक कोई तरीका इख्तियार करते तो उसके लिए हमें यानी कि फसल ज़्यादा उगानी पड़ती। उसके अलावा ज़मीन का जो यानी कि ज़मीन भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ती। तो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है फूड प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये एक यानी कि तरीका है जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी का नाम देते हैं। ये पहले मैंने स्टेप ऊपर आ गए। तो हम कहेंगे ये वैरायटी ली गई है, मुख्तलिफ वैरायटी, प्लांट्स की भी वैरायटी और एनिमल्स की भी वैरायटी ली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंटल ऑफ न्यू वैरायटी। तो इधर लिखेंगे हम वैरायटी, मुख्तलिफ वैरायटी ली गई है जिससे हमें यानी कि खुराक मिल सके, फूड भी मिल सके, और ये ठीक है प्लांट से भी हम हासिल करते हैं और एनिमल से भी करते हैं। इधर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ यानी कि वैरायटी ली गई है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें यानी कि प्लांट्स की भी वैरायटी ली गई है और एनिमल्स की भी वैरायटी ली गई है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे एन ऑर्गेनिज्म which contain फॉरेन डीएनए। क्या मतलब है डीएनए, यानी कि ऐसे जानदार जिनका और भी डीएनए है। फॉरेन डीएनए का मतलब है किसी और का डीएनए, यानी कि वो लिए हुए हैं। इसको हम नाम देंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का। तो इसकी दो आगे टाइप्स आ रही हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं,
अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फॉरेन डीएनए, ऐसे जानदार जिनका यानी कि खुद का भी डीएनए है और दूसरों का भी यानी कि डीएनए उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की टाइप्स। तो वो दो टाइप्स आती है मेरे बच्चे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स। एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स आते हैं, एक को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्लांट्स और दूसरी हमारे पास आ जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब उसकी टाइप्स आ रही हैं, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन टाइप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम इधर ऑर्गेनिज्म की बात की है, ये वाली, ये ऑर्गेनिज्म की बात की है। हम इधर जब इसको डिफाइन करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, तो हम कहेंगे एन ए प्लांट्स, इसको कब जब डिफाइन करेंगे, एन प्लांट्स या ए प्लांट्स विच कंटेन फॉरेन डीएनए, ऐसे प्लांट जिनको फॉरेन डीएनए जिसमें पाया जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे एन एनिमल्स विच कंटेन अ फॉरेन डीएनए, ऐसे यानी कि जानदार जिसमें फॉरेन डीएनए उनका पाया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप बयान कर देंगे, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर बायोटेक्नोलॉजी ने इनमें यानी कि कौन सी यानी कि वो हमें फायदा मिला है, प्लांट से भी हम हासिल करते हैं, एनिमल से भी हासिल करते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट से हमें वीट मिलती है मेरे बच्चे, वीट, इसके अलावा राइस हम हासिल करते हैं, बड़ी तादाद में मिलते हैं हमें, ठीक है। हमारी डेली मरा खुराक में हम इस्तेमाल करते हैं राइस, के अलावा हम कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले आप देखो ना, अगर हम पहले की बात करें तो पहले एकड़ में, एक एकड़ में 10 मन या 8 मन गंदम होती थी। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बाद अगर हम ये बात करें आज के दौर में, ठीक है, मॉडर्न दौर में, बायोटेक्नोलॉजी के दौर में बात करें, तो हम कहेंगे कि भाई जो वीट की है, गंदम की, एक एकड़ में 50 मन या इससे अबव यानी कि गंदम होती है, 50 से अबव होती है, ठीक है। तो ये भाई उन्होंने यानी कि इनहेंस किया है, ठीक है। इनहेंस किसको किया है, बायोटेक्नोलॉजी को इनहेंस किया है, इंक्रीज किया है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, क्लियर हो गया। तो ये आपने इसको मिसालें दे दी है, राइस भी हम खाते हैं, ये वीट वगैरह। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी हमें मिलते हैं, गोश्त मिलता है, ठीक है। एनिमल्स में हमें मीट, मीट की प्रोडक्शन, ठीक है, मीट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है, इंक्रीज, मीट हम हासिल करते हैं। इसके अलावा हम क्या ना है, फर हासिल करते हैं, ठीक है, खाल जिसको कहते हैं, जैसे शीप की खाल होगी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, शीप की खाल होगी, फर होगी, और इसके अलावा फर होगी हमारे पास कैमल की, ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चमड़े के सामान में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ यानी कि हम इससे वैरायटी इस्तेमाल हासिल करते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक ये। इसके अलावा हम बात करते हैं ये क्लोनिंग टिश्यू कल्चर की। क्लोनिंग टिश्यू कल्चर जो हमारे पास है, इधर मैंने क्लोनिंग जो टिश्यू है हमारे पास, सपोज कैसे एक सॉइल है हमारे पास, सॉइल, सॉइल क्या होता है, ये
कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें हम कह सकते हैं सॉइल, अगर हम प्लांट्स की बात करें इसके अलावा प्लांट्स की, ठीक है, तो हम यानी कि अच्छी नस्ल के या अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हम हासिल कर सकते हैं क्लोनिंग टिश्यू कल्चर से। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की, सपोज केस मैं शीप की बात कर लेता हूँ इधर। शीप की बात करें, जैसे कि हमने डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी में पढ़े थे, जैसे हमारे पास है ना इधर दोबारा एक दो पॉइंट रहते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास है ना शीप, जैसे कि हमारे पास है शीप। अब शीप जो है ये क्या करेगी, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क की डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, इनहांस कर देगी मिल्क, मिल्क को इनहांस करेगी। इसके अलावा जो शीप है वो हमें क्या देगी, मीट। शीप क्या करेगी, मीट, मीट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो मिकदार है उसको भी ये बढ़ा देगी। तो इन दोनों स्पीशीज को अगर हम इकट्ठा करें यहाँ, ठीक है, ये इधर होगी दोनों, तो हमारे पास दो आइटम बन रहे हैं। एक तो शीप से हमें मिल्क मिल रहा है, दूसरा हमें मीट मिल रहा है, ठीक है, दोनों चीजें मिल रही हैं। तो हम कहेंगे शीप मिल्क प्लस मीट, ठीक है, दोनों चीजें हमें हासिल हो रही हैं। किससे मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी से हम हांस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रीजन पार्टिकल, फॉर रीजन डीएनए से हम ये चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें सॉइल की या प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। शीप की अगर बात करें तो हम कहेंगे इसके जो शीप में यानी कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे यानी कि जानदार यानी कि कॉपीज बनाए, ठीक है। तो इसको यानी कि कॉपीज हासिल करने के लिए जानदारों की हम क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्लोनिंग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ से क्लोनिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे एन आइडेंटिकल कॉपीज in the types of asexual reproduction, asexual, asexual reproduction, reproduction which contain, which contain identical copy, identical copy to their parent, यानी कि हु बहू पेरेंट जैसी कॉपीज बनाएं। ऐसे जानदार जिनमें हम डीएनए यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से डीएनए हम ले रहे हैं वही ऑर्गेनिज्म सेम उस ऑर्गेनिज्म जैसी यानी कि कॉपीज बनाए, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी। तो हम इसको नाम देते हैं क्लोनिंग टिश्यू कल्चर का, ठीक है। तो हम इससे भी यानी कि मुख्तलिफ वैरायटी हासिल कर सकते हैं, शीप से भी कर सकते हैं, कोई अच्छी नस्ल का पौधा है उससे भी हम यानी कि मुख्तलिफ वैरायटी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको शीप की मिसाल दे दी है, ठीक है। तो इसका यानी कि डीएनए इसमें डालकर फॉरेन डीएनए इसमें डालकर कंटेंट, तो हम यानी कि मुख्तलिफ वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन भाई शर्त ये है कि सेम उस जैसा हो, यानी कि ऑर्गेनिज्म कॉपी जिस यानी कि जिससे भी हम आइडेंटिकल क्लोन ले रहे हैं या टिश्यू ले रहे हैं तो हूबहू यानी कि कॉपी उस जैसी हो, सेम कॉपी हो, ठीक है। तो इसको हम क्लोनिंग टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से हम कैसे कंट्रोल किया है, ठीक है। तो केमिकल जब यानी कि केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ गई हमारे यहाँ, केमिकल केमिकल इनहांस, जब केमिकल बढ़ा है तो स्प्रे का छिड़काव किया गया है। स्प्रे का जब छिड़काव किया गया है किस पर किया गया है, क्रॉप्स पर,
क्रॉप्स क्रॉप्स पर फीड पर किया गया है, क्रॉप्स की फीड पर। भाई केमिकल की जब कंसंट्रेशन बड़ी बायोलॉजिकल कंट्रोल से, तो स्प्रे का छिड़काव किया गया क्रॉप्स पर, तो सबसे पहले जो केमिकल है, जो यानी कि टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक जहरीला मटेरियल है, उसने सबसे पहले इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट किया। ठीक है, क्या किया? इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट पर प्ल्यूटेंट, इन्वायरमेंट को यानी कि प्ल्यूटेंट कर दिया। जब केमिकल को हम एज अ स्प्रे के तौर पर छिड़काव करेंगे किस पर? क्रॉप्स पर, तो इन्वायरमेंट पर उसका गहरा असर अंदाज होगा। हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, माहौल, उस पर यानी कि इसका असर अंदाज होगा, उसको मुतासिर कर देगा। ये जो टॉक्सिक मटेरियल, जो टॉक्सिक स्प्रे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें उसके साथ साथ जो हमारे पास बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और वल्चर, ये भी यानी कि खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसके साथ साथ बटरफ्लाई वल्चर, ये भी यानी कि उससे मर जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? बटरफ्लाई और इन्वायरमेंट पर इसका गहरा असर अंदाज होगा, तो उससे यानी कि हमारी जो स्पीशीज है उसको भी नुकसान होगा। जो कोई तो इंडेंजर स्पीशीज हो जाएगी, कोई एक्सटेंट स्पीशीज में आ जाएगी, कोई स्पीशीज यानी कि मर जाएगी। तो इस तरह इसका यानी कि गहरा असर अंदाज होगा। तो बायोलॉजिकल को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? इट यूज बैक्टीरिया एज अ पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर। ठीक है, कीड़े मार अद्वियात के तौर पर हम इसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इसकी तारीफ करें तो हम कहेंगे यूज ऑफ बैक्टीरिया, यूज ऑफ बैक्टीरिया टू किल इट। ठीक है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे इसको यानी कि खत्म, बैक्टीरिया एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सपोज केस हमारे पास बैक्टीरिया एफिड है, एफिड, एफिड है और एफिड ने अटैक किया है किस पर? वॉलनट की फीड पर यानी कि अखरोट पर। वॉलनट पर किया है, ठीक है। तो इसके बदले में जो वेस्ट है, इसने क्या किया है? इसको किल कर दिया है, ठीक है, मार दिया है। एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर हमने वेस्ट का इस्तेमाल किया एफिड को मारने के लिए। ठीक है, एफिड ने अटैक किया वॉलनट यानी कि अखरोट के दरख्त पर, ठीक है, फ्रूट पर। तो उसके नतीजे में हमने वॉस्प का इस्तेमाल किया, जिसको यानी कि वॉस्प ने इस पर अटैक किया, एफिड पर, उसको खत्म कर दिया। इसके बाद हम दूसरी इसकी मिसाल ले लेते हैं। दूसरी हमारे पास है एक राइस फील्ड है, ठीक है, राइस, ठीक है। अब राइस की फील्ड में हमारे पास राइस की फील्ड है, उसमें रैट्स हैं, राइस की फील्ड में रैट्स हैं। अब रैट्स को किल करने के लिए यानी कि मारने के लिए हम कैट्स का इस्तेमाल करेंगे, कैट्स, ठीक है। अब कैट्स क्या करेगी? कैट्स जो है रैट्स को पकड़ेगी और खा जाएगी, किल करेगी, और इसका खात्मा इधर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने किसका इस्तेमाल किया? इससे हमारी फसल भी महफूज रहेगी
और जो हमारे पास वो है स्प्रे है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उस पर, यानी कि फसलों पर स्प्रे भी हम नहीं इससे करेंगे, ठीक है, वो भी हमारी बच जाएगी। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरिया एज आ पेस्टिसाइड के तौर पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है फोर्थ स्टेप है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो सॉइल जो है ना ये कम्प्लेक्स मीडियम है, हमारे पास जो सॉइल है ना मेरे बच्चे, सॉइल सॉइल है ये कम्प्लेक्स मीडियम है। क्या है? कम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है। सॉइल के अलावा अगर हम किसी प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक टेक्निक का मतलब है, हाइड्रोपोनिक का मतलब है वाटर कंटेनिंग। क्या मतलब है? वाटर कंटेनिंग। अब वाटर कंटेनिंग क्या होता है? जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक टेक्निक है इसको हम वाटर कंटेनिंग का नाम भी देते हैं। जो ये वाली टेक्निक है ना, इसके जरिए जो एस्ट्रोनॉट्स है ना फिजा में जो गए थे वो अपनी खुराक को यानी कि इसके जरिए महफूज कर सकते थे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते थे जब खुराक ले जाते थे उसको महफूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यानी कि कंटेनर है जिसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर भी है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास NPK भी है। क्या मतलब है इसका? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम, ठीक है। ये जो हमें मिल रहा है मटेरियल ये इसके अंदर था, न्यूट्रिएंट्स भी था, वाटर भी था और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम भी था। अब इससे हमें क्या मिलेगा? हम हमारे इलाके में हमारे मुल्क में जो स्ट्रॉबेरी है वो कसरत से पाई जाती है। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ठीक है। अब स्ट्रॉबेरी को यानी कि हम इस तरीके से उगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी को क्या कर सकते हैं? इस तरीके से वाटर कंटेनिंग हाइड्रोपोनिक वाटर कंटेनिंग से उगा सकते हैं। कैसे? हम बंद कमरे में ना एक पाइप लेते हैं, सपोज केस हम एक कमरे में मुकम्मल यानी कि हॉल में 1 एकड़ जो है स्ट्रॉबेरी लाइट ऑन करके हम इसको उगा सकते हैं इस तरीके के जरिए। कैसे? सपोज केस ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अब यही सोल्यूशन जो इधर बनाया मैंने वाटर, ठीक है, वाटर वाला और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम, ठीक है, ये सारा मटेरियल हम इसके अंदर डाल देते हैं और स्ट्रॉबेरी को क्या करते हैं यहाँ से ग्रो करवाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से ग्रो हम करवाएंगे स्ट्रॉबेरी। तो ये इसकी यानी कि डेवलपमेंट हो सकती है किसके जरिए? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के जरिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास जो इसका यानी कि पॉइंट है वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि हम खुराक को कैसे महफूज कर सकते हैं। एक साइंसदान था लोएस पॉस्चर, उसने इस टेक्निक को यानी कि डिस्कवर किया था।
लोएस्ट कॉस्ट है। तो हम ये मुख्तलिफ तरीके से यानी कि उसको खुराक को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला हमारे पास है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन ठीक है, उसको यानी कि पॉस्चराइज करके, या आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। पॉस्चराइज या डिहाइड्रेशन, इसका मतलब क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म, ये हाँ, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकल जाना। अब ऑर्गेनिज्म जहाँ से यानी कि निकल जाए, जैसे ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनमें से पानी का निकल जाना, ठीक है, तो ये हमारी जो खुराक है वो उसको हम महफूज कर सकते हैं, पॉस्चराइजेशन। इसके बाद है हमारे पास जो इसका दूसरा स्टेप है, उसको हम नाम देते हैं ऑयल। ऑयल का नाम देते हैं, ऑयल हम डालकर, ठीक है, चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा NaCl, नमक, ये पुराना तरीका है, ये जब से इंसान यानी कि पैदा हुआ यही तरीका इख्तियार करता है, ठीक है। इनके जरिए हम यानी कि चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को। कैसे? और जैसे नमक है, आपकी बेस्ट एग्जांपल दो, पिकल। जो पिकल है अचार, उसमें हम ये नमक और ऑयल का इस्तेमाल करके उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास ये टॉपिक था, कल हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।